थर्ड और लास्ट कंपोनेंट की आज हम बात करेंगे, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान और सक्सेस ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड एफर्ट्स इन पाकिस्तान। नेशनल एक्शन प्लान अगस्त 2016 के इंसिडेंट की मैंने आपसे बात की। मैंने आपसे दिसंबर 16, 2014 के APS के इंसिडेंट की बात की। ये वो इंसिडेंट था 2014 का जो इंसिडेंट था, दिसंबर 2014 का इंसिडेंट जो था। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान में ये नेशनल एक्शन प्लान डिवाइस किया गया, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके 20 कंपोनेंट्स थे। अगर इसके बैकग्राउंड को हम देखें तो टेररिज्म को उसकी हर मैनिफेस्टेशन में कंडेम करना चाहिए और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्रेट जो है वो है टेररिज्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, इसने नैप रिव्यू में कमेंट किया, द अटैक ऑन APS पेशावर on December 16, 2014 forced the Pakistani nation to reiterate its resolve to fight terrorism. This resolve led to the formulation of a comprehensive national security strategy in the name of National Action Plan by the government in January 2015, right after APS. Consequently, Prime Minister Nawaz Sharif, in his televised address to the nation on December 24, 2014, announced the National Action Plan. तो ये था नेशनल एक्शन प्लान का जेनेसिस। नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ 2015 से और काफ़ी हद तक 2-3 सालों में नेशनल एक्शन प्लान के अंडर वो टारगेट्स भी अटेंड कर लिए पाकिस्तान ने, जो उससे पिछले 13 सालों में 9/11 से लेकर दिसंबर 2014 तक जो हम हासिल नहीं कर सके। नेशनल एक्शन प्लान में कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया गया, 21st अमेंडमेंट पास की गई जनवरी 2015 में और इस कवर दिया गया और मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया फॉर 2 years इनिशियली। मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था कि जो टेररिस्ट हैं उनके ट्रायल्स को, जो हमारा पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मिसाल के तौर पे CRPC के अंडर जो ऑपरेट होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू उनको ट्राई ना किया जाए, रादर एक्सपीडाइटेड और जल्दी से उनके ट्रायल्स को होल्ड किया जाए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि टेररिज्म के खिलाफ एक डेटरेंट एस्टेब्लिश करना और मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन जो कि अदरवाइज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और अगेन कहा जा सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एनॉमली है या डाइवर्जन है, एक इंडिपेंडेंट और फ्री जुडिशरी के होते हुए पैरेलल मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना कि जिनमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A की वायलेशन की अक्सर जिनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगता है, लेकिन 21st अमेंडमेंट के थ्रू एक कवर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान में जो सुपरविजन या कंट्रोल का मैकेनिज्म था या जो हिरार्की थी, स्ट्रक्चर थी, उसमें टॉप के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है सारा ये काम कर रहा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेगुलरली इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, स्पेशली जो हार्ड कंपोनेंट्स थे। फिर 9 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, ISI इन्वॉल्व थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्वॉल्व थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में ही 3 टीयर्स में जो है वो एक जो है वो एग्जिस्टिंग 3 टीयर स्ट्रक्चर को इन द शेप ऑफ नैब, इसमें क्या था, फेडरल एपेक्स कमेटीज थी। फेडरल एपेक्स कमेटी एक तो स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर कमेटीज बनाएंगी। नैब के नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स थे, उनमें से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एपेक्स कमेटीज बनाएंगी। दूसरा नेक्टा थी जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी, और फिर प्रोविंस में जो है वो एपेक्स कमेटीज बनाएंगे। फेडरल लेवल के ऊपर एक कमेटी थी जो एपेक्स कमेटी थी। जो फेडरल कमेटी थी इसमें 9 कैबिनेट के मेंबर्स थे
और फोर्सेस और इंटेलिजेंसेस के चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फोर्सेस के चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स थे। ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर प्रोवाइडिंग पॉलिसी गाइडलाइंस। मीन्स लार्जली जो है इसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी और इसमें लार्जली आपकी जो है वो, क्योंकि कैबिनेट के 9 मेंबर्स थे और आपकी जो फोर्सेस के चीफ थे वो इसमें रिप्रेजेंट करते थे, तो ये लार्जली एक कोऑर्डिनेटेड ओवरऑल आपको रिस्पांस नज़र आ रहा है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और मिलिट्री। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर मैं अगर बात करूं तो इसमें चीफ मिनिस्टर, फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्रीज, सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सब मिलके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिलके जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी नैप को इम्प्लीमेंट करने की। अब नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क था। नेशनल एक्शन प्लान एक पूरा एक पोर्टफोलियो था। नेशनल एक्शन प्लान में 20 पॉइंट्स ऐसे थे कि इनमें से हर एक पॉइंट इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग था। तो टेररिज्म को अगर आप जो है देखें, पाकिस्तान में टेररिज्म का थ्रेट है, इसको फाइट करने के लिए ये छोटा सा नेशनल एक्शन प्लान आपको नज़र आ रहा है, बट स्टिल हम कैलिब्रेट करेंगे, हम असेस करने की कोशिश करेंगे, हम अप्रेजल के ऊपर बात करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान कितना सक्सेसफुल रहा और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या था। 20 पॉइंट्स की मैं ब्रीफली बात कर लूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, सेकंड स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करना, थर्ड मिलिटेंट आउटफिट्स और आर्म्ड गैंग्स को भी अलाउ ना किया जाए कि मुल्क में ऑपरेट करें, 4 नेक्टा को फाल बनाना, 5 स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट लिटरेचर, न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिशिंग के ऊपर हेट लिटरेचर, एक्सट्रीमिज्म वगैरह को प्रोपेगेट करने वाले लिटरेचर के खिलाफ, 6 फाइनेंसिंग के जो नेटवर्क्स हैं उनको चोक करना, 7 इंश्योरिंग री इमर्जेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस ना हो, 8 एक डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म के लिए फोर्स एस्टेब्लिश करना, 9 टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट religious persecution, 10th registration and regulation of religious seminaries, 11th point था ban on glorification of terrorist and terrorist organizations, 12th point था administrative और development reforms in FATA, 13th point था communication networks of terrorist को उनको dismantle करना, 14th point था कि abuse of internet और social media को regulate करना अगर वो terrorism के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 15th था zero tolerance और militancy in पंजाब, पंजाब specific point था ये, 16th था कि कराची में जो ऑपरेशन है उसको कंक्लूड किया जाएगा, 17 था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाएगा थ्रू कि वो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के साथ काम कर सके और कंप्लीट ओनरशिप के साथ। डेफिनेटली बलूचिस्तान में क्राइसिस चल रहे थे, PLA, PL, PRF वगैरह डिफरेंट इंसर्जेंसी के ऑर्गेनाइजेशन थी, BSO आज़ाद वगैरह। 18th पॉइंट था कि सेक्टेरियन टेररिस्ट के साथ फैमिली डील किया जाएगा, स्टेट जो है इस बार कैपिटुलेट नहीं करेगी, सरेंडर नहीं करेगी। 19 था कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी अफगान रेफ्यूजीज से मुतल्लिक और उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाएगी। और लास्ट पॉइंट था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स भी पार्ट थी और अगेन जो मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा था। अब नेशनल एक्शन प्लान को कई दफ़ा क्रिटिसाइज भी किया गया और इसको इन एक्शन प्लान भी कहा गया। बुनियादी तौर पे इसको इन एक्शन प्लान कहने की रीज़न जो थी वो ये थी कि जो राइट कॉर्ड्स है स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसको हिट नहीं कर रही। जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये था कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट उनके साथ जो है बाज़ ग्रुप्स को तो प्रोटेक्ट कर रही है या बाज़ ग्रुप्स को गार्ड कर रही है और बाज़ ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। मतलब ये था कि अगर एक्शन लिया जा रहा है तो एक्शन जो है वो सिलेक्टिव है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेक्रेड समझे जा रहे हैं, कुछ होली काउज ऑफ टेररिज्म है। अगेन इसमें गुड और बैड तालिबान की डिफ्रेंसिएशन, कोयटा शूरा का पाकिस्तान में बेस्ड होना या हक्कानी नेटवर्क्स के साथ कोल्यूशन का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा, इस तरह के इल्ज़ामात का भी इसमें रोल था। तो इसको जो है वो नेशनल इन एक्शन प्लान भी कहा गया। नेशनल एक्शन प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस है ब्रीफली मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अपेक्स कमेटीज़ की कई मीटिंग्स हुई, 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल को सारे प्रोविंसेस में
कराची ऑपरेशन को जो है वो कैरी आउट किया गया, जिसकी वजह से किलिंग, क्राइम रेट, टेररिज्म के इंसिडेंट्स कम हुए, रॉबरीज के इंसिडेंट्स कम हुए, एक्सटॉर्शन के इंसिडेंट्स कम हुए, रैंसम के इंसिडेंट्स कम हुए। 70,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 70,000 प्लस सिंस 2015। अमंग देम 890 वर टेररिस्ट और 10,000 जो है वो थे एब्सकॉन्डर्स। 16,000 वेपन्स जो है वो रिकवर किए गए। 6 ईयर मोराटोरियम जो था, जो डेथ पेनल्टी के ऊपर पाबंदी पाकिस्तान ने लगाई हुई थी, स्पेशली जो यूरोपीय यूनियन का GSP प्लस स्टेटस जब पाकिस्तान को मिला तो उसके बाद पाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये GSP प्लस स्टेटस की एक कंडीशन थी। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के बाद, APS मैसेकर के बाद, APS इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान ने वो जो पाबंदी थी वो पाबंदी रिमूव कर दी। 2016 के मार्च तक 11 स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स ऑफ टेररिज्म रिलेटेड केसेस जो है वो एस्टेब्लिश की गई, यानी 11 स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स ऑफ टेररिज्म एस्टेब्लिश की गई और 190 केसेस जो है वो इन तो 11 कोर्ट्स में 190 केसेस, 400 से ज़्यादा जो लोग थे उनको एग्जीक्यूट किया गया अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ PPC, प्रोटेक्शन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट जो था उसके तहत जो वो 400 से ऊपर लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ काउंटर टेररिज्म फोर्स भी एस्टेब्लिश की गई और 10,700 पर्सनल जो है उन्होंने इस फोर्स को ज्वाइन किया। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दीनी मदरसास उसको तैयार किया गया नेक्टा के इनपुट के साथ और इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के इनपुट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला के एक जो है वो मदरसा के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बनाया गया। इसके थ्रू सारे पाकिस्तान में अक्रॉस द 4 प्रोविंसेस डिफरेंट मदरसाज में स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन की गई। जियो मैपिंग की एक्सरसाइज की गई, स्पेशली मदरसाज के लिए जियो मैपिंग, जियो टैगिंग की पंजाब में और इस्लामाबाद में, लेकिन सिंध में ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। KP के पार्ट्स में कंप्लीट नहीं हुई। बलूचिस्तान में इसकी इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस सबसे लैकलस्टर है, 60% आप देख सकते हैं, सिंध में 80%, KP में 75%। 182 सस्पेक्टेड मदरसाज जो थे उनको क्लोज किया गया। 190 फॉरेन फंडेड मदरसाज जो फाउंड किए गए उनको भी क्लोज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने 2 कमेटीज़ बनाई, फेडरल बोर्ड के अंडर और हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर। इनका मकसद था कि सर्टिफाई करें और करिकुलम मॉडिफिकेशन करें, जो मदरसाज का करिकुलम है उसको रिव्यू करें, सर्टिफाई करें, वेरीफाई करें कि क्या सही है, अगर सही नहीं है तो मॉडिफाई करें। मेजर अचीवमेंट्स जो हैं वो अगर बात की जाए तो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग यूनिट्स जो है वो बनाई गई इन ऑल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स एट प्रोविंशियल लेवल। जब मैं अपने नेक्टा के लेक्चर में बात कर रहा था कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को हमें ये फाइनेंशियल डाटा तक एक्सेस देने की ज़रूरत है, तो ये जो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के यूनिट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं इनको ऑपरेशनल करने की ज़रूरत है। अभी जो करंट स्टेटस है 2019 में यही जो यूनिट्स हैं वो बहुत एक्टिवली जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और ये वन ऑफ द कंडीशनलिटीज़ भी चूँकि थी कि पाकिस्तान जो काउंटरिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म है उस सिलसिले में एक्शंस ले, तो पाकिस्तान ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, एक एक्शन प्लान बनाया जो कि फाटफ की कंडीशंस को, जो फाटफ ने पाकिस्तान को हाईलाइट की थी डेफिशिएंसीज, उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए पाकिस्तान ने एक एक्शन प्लान बनाया जिसके ऊपर अभी रिव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, उसको हम कवर करेंगे अपने फाटफ के ऊपर लेक्चर में। तो लिंकेज विद इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और इंटेलिजेंशिया के साथ फॉर फाटा प्लान ऑफ एक्शन, फाटा में जो जिस तरह से मर्जर किया गया, फाटा की ट्रांजिशन की गई 25th अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को KP में मर्ज किया गया और साइबर सिक्योरिटी बिल जो है वो को पास किया गया। मकसद जो था सोशल मीडिया को रेगुलेट करना। तो ये जो है वो मेजर अचीवमेंट्स थी नेशनल एक्शन प्लान की। अब इंटरेस्टिंगली जो नेशनल एक्शन प्लान है इस सब के बावजूद जो है वो इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि होते रहे, जिनमें से स्पेशली जो जिस इशू ने नेशनल लेवल के ऊपर हमारे कॉन्शियंस को एक दफ़ा से फिर स्टिर किया वो कोयटा का इंसिडेंट था। कोयटा के इंसिडेंट्स के बाद जो है वो डिफरेंट गैप्स आइडेंटिफाई किए गए इम्प्लीमेंटेशन में। इसमें मिसाल के तौर पे पहला जो गैप्स हमें नज़र आता है वो था कि स्लो प्रोग्रेस है एक्शन लेने में
और प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन न्यू एलियासिस के साथ रीइमर्ज हो रही है, नए नामों के साथ दोबारा से फ्लाई संजद फाउंडेशन है, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नाम चेंज करके हर रोज़ एक नए बैनर के अंडर जो है वो आ जाती हैं सामने। फाटा रिफॉर्म्स अभी तो खैर काफ़ी एडवांस लेवल के ऊपर हैं, बट स्टिल अभी वो ट्रांजिशन का प्रोसेस चल रहा है। अफ़गान रेफ्यूजीज़ के मामले में, उनकी रिपाट्रिएशन के मामले में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही और स्टिल पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ पर ही हैं। अगेन ये प्रोसेस 2 साल पहले काफ़ी एक्सपीडाइट हो चुका था, बट स्टिल फिर अफ़गान गवर्नमेंट के लैकलस्टर रिस्पॉन्स की वजह से और अफ़गानिस्तान में तालिबान की इंसर्जेंसी के माउंट होने की वजह से वो रिपाट्रिएशन का जो प्रोसेस था वो रुक गया। और फिर बाकी जो मिडल ईस्ट में वॉर थिएटर्स, मिसाल के तौर पे यमन में वॉर शुरू हो गई, उसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशन का UNHCR का रिस्पॉन्स, उसकी अटेंशन जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज से वहाँ मिडल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये रिपाट्रिएशन का प्रोसेस रुक गया। इसके अलावा जो है वो FATF के ग्रे लिस्टिंग के अंडर पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग को चोक करने का ये एक ऐसा फ्रंट था जिसके ऊपर हम लैग कर गए, जिसकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट किया गया। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ FIA's फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, तो ये FIA के जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं या फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ये जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग यूनिट्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस को इतनी इफेक्टिव नहीं रही। यही वजह है कि कोई भी अगर टेररिस्ट या मिलिटेंट आउटफिट है तो उसके लिए जो फ्यूल जो चीज़ प्रोवाइड करती है वो है फाइनेंसेस और रिक्रूट्स। अगर फाइनेंसेस के जो सोर्सेज हैं उनको कर्टेल कर दिया जाए या फाइनेंसेस के सोर्सेज को कट कर दिया जाए तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपनी मौत आप मर जाती हैं। ये वो फ्रंट है कि जिसमें नेशनल एक्शन प्लान जो है इफेक्टिवली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सका, जिसकी वजह से फिर हमें FATF की सारी बहस नज़र आती है। प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास डेडिकेटेड यूनिट्स नहीं हैं। हमें रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की। मिसाल के तौर पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन का सामने आना या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं लगाना चाहिए। तहरीक लब्बैक जैसे ग्रुप्स, इस तरह के ग्रुप्स के सामने आने के पीछे जो एक मोबिलाइजर फोर्स थी वो था यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के यूज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट सोशल मीडिया का जो उसका जो एक्सटेंट है उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हमारी स्टेट के पास या इवन FIA के पास या FIA का जो साइबर क्राइम्स का विंग है उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सके। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ये कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा जो पुअरली इक्विप्ड एंड अंडर स्टाफ्ड एंड अंडर रिसोर्स्ड नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर NRCCC, अगेन ये FIA के अंडर है और ये अंडर इक्विप्ड है। लार्जर लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूज़र्स हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनको रेगुलेट करना इस काउंटर ये जो रिस्पॉन्स सेंटर है साइबर क्राइम्स के ऊपर, इसके बस की बात नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है हमें और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, कोर्ट्स को, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन के मैकेनिज़म्स को, इन्वेस्टिगेशन के मैकेनिज़म्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें जो इसके अलावा गैप्स नज़र आते हैं वो नज़र आती है कि मिलिट्री कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करना किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सही स्टेप नहीं है। काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटी पुलिस की बढ़ाने की ज़रूरत है। रेंजर्स को बार बार बुलाने की बजाय हमें पुलिस को एम्पावर करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव किया जाए, प्रोसिक्यूशन का लेवल जो है वो इम्प्रूव किया जाए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सपीडाइट किया जाए, इंटीग्रेटेड नेशनल टेररिज्म का डेटाबेस लाइक दैट ऑफ 4th शेड्यूल उसको एस्टेब्लिश किया जाए, बट उसके ऊपर एक्शन भी रियल टाइम में हो और उसकी रियल टाइम अपडेशन हो। जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसमें और डिफरेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, इस तरह के जो लॉज हैं उनके अंडर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हो, ताकि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आउटफिट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं खुद उनको ये सफोकेशन फील हो और उनकी एक्टिविटीज़ को चोक किया जा सके। कोऑर्डिनेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थ्रू मॉडर्न सर्वेलेंस, मिसाल के तौर पे लाहौर में जैसे हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो इस तरह का जो IT बेस्ड इंटरवेंशंस के थ्रू जो है इस सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जो नेक्टा का है उसको रिवैम्प किया जाए, नेक्टा को फाल बनाया जाए। जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो नई आई है इसके अंदर नए फ्यूल हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत है।
हमें एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है डिफरेंट फील्ड्स में। मदरसाज में रिफॉर्म की ज़रूरत है, करिकुलम नया लाने की ज़रूरत है, हमें